हेलो आरबीसी 12th बायोलॉजी के अध्याय 36 में आज हम पढ़ते हैं जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर। इस जीन विनिमय को एक डायग्राम द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये अपन ने दो समजात गुणसूत्र लिए, यानी एक जोड़ी समजात गुणसूत्र है जिसमें एक हमने व्हाइट और एक ब्लैक बनाया समझने के लिए। यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि जो दोनों गुणसूत्र है वो अपने छोटे छोटे खंडों का आदान प्रदान कर रहे हैं। यानी जो ब्लैक वाला था वो व्हाइट वाले के पास चला गया और व्हाइट वाला ब्लैक वाले के पास आ गया। इस प्रकार समजात गुणसूत्र जो अपने छोटे छोटे खंडों का आदान प्रदान करते हैं, इस क्रिया को जीन विनिमय कहते हैं। अच्छा, अब देखिए जिस स्थान पर जीन विनिमय हुआ है वहां पर ये समजात गुणसूत्र आपस में चिपके हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इन स्थानों को कायज मेटा कहते हैं। ये क्रिया असूत्रीय विभाजन के समय संपन्न होती है, यानी जीन विनिमय असूत्रीय विभाजन फर्स्ट की प्रोपेज फर्स्ट में हो जाता है। और जब असूत्रीय विभाजन खत्म हो जाता है तो आप देखिए ये जो गुणसूत्र है वो युग्मकों में चले गए। तो ये जो दो गुणसूत्र है जिस युग्मक में जाएंगे ये जनक के गुणसूत्र होंगे, यानी जनक के समान होंगे। लेकिन इन्हें अगर अपन देखें जिनमें जीन विनिमय हुआ था, ये पुनर्संयोजी गुणसूत्र कहलाएंगे। और ये पुनर्संयोजी गुणसूत्र जिस युग्मक में जाएंगे और उस युग्मक से जिस संतान का निर्माण होगा उस संतान में भिन्नता आ जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं इस जीन विनिमय की कुछ प्रमुख लक्षण। तो पहला आपने पढ़ा था कि ये क्रिया युग्मक जनन के समय होती है और युग्मक जनन में भी असूत्रीय विभाजन फर्स्ट, असूत्रीय विभाजन फर्स्ट की भी प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट की भी पैकाइटिन अवस्था में पाई जाती है। अच्छा, ये घटना समजात गुणसूत्रों में होती है और समजात गुणसूत्रों की जो अभगिनी या अपुत्री या जो नॉन सिस्टर अर्ध गुणसूत्र है उनके मध्य होती है। ये ध्यान रखना, अपुत्री या अभगिनी अर्ध गुणसूत्रों के मध्य होगी। अच्छा, नॉन सिस्टर अर्ध गुणसूत्रों के मध्य जीनों का जो आदान प्रदान इस क्रिया के दौरान होता है। अच्छा, और इसके अंत में जो युग्मक बनेंगे उसमें कुछ में जनकीय गुणसूत्र होंगे और कुछ में पुनर्संयोजी गुणसूत्र होंगे। और इसमें काइट मेटा बनता है। अपन ने पढ़ा था जहाँ पर ये जीन विनिमय होता है वहां पर गुणसूत्र आपस में चिपके रहते हैं। इन स्थानों को कायज मेटा कहते हैं। और ये गुणसूत्र में कितने बिंदुओं पर जीन विनिमय होता है ये गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करता है। यहाँ जो अधिक लंबे गुणसूत्र होंगे उनमें जीन विनिमय ज्यादा होगा। अच्छा, और जीनों के मध्य की दूरी जीन विनिमय के समानुपाती होती है, अर्थात जीनों की मध्य की दूरी जितनी ज्यादा होगी उन जीनों में जीन विनिमय उतना ही अधिक होगा। तो ऐसे जीनों में संलग्नता भी कम पाई जाती है। अब अगर अपन जीन विनिमय के प्रकार देखें तो तीन प्रकार का है। एकल जीन जीन विनिमय, दोहरा जीन जीन विनिमय, बहु जीन जीन विनिमय। ये जो आप डायग्राम अपन देखा था ये दोहरा जीन जीन विनिमय का है, क्योंकि इसमें दो स्थानों पर जीन विनिमय हुआ, यानी यहाँ भी कायज मेटा बना और यहाँ भी कायज मेटा बना। अगर ये जीन विनिमय केवल यहाँ एक जगह पर होता है तो उसे हम एकल जीन जीन विनिमय कहते हैं। यहाँ दो जगह हुआ तो दोहरा जीन जीन विनिमय कहलाएगा। और ऐसे ही अगर ये जीन विनिमय कई स्थानों पर हो जाए, दो से अधिक स्थानों पर हो जाए तो उसे कहते हैं बहु जीन जीन विनिमय। अब नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं अपन हंसियाकार कोशिका रक्ताल्पता सिकल सेल एनीमिया नामक विकृति। इसका कारण है गुणसूत्र 11 पर स्थित HB का मतलब हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में उत्परिवर्तन। जो हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन है उसमें उत्परिवर्तन होने से जीन विनिमय हो जाता है। तो अगर अपन देखें जो सामान्य जीन होता है वो तो HbA से दर्शाते हैं अपन। ऐसी स्थिति में सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है। लेकिन अगर इस जीन में उत्परिवर्तन हो जाए तो अब इस जीन को हम HbS द्वारा दर्शाते हैं, यानी HbS उत्परिवर्तित जीन है जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया होता है और HbA सामान्य जीन है जिसमें सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है। तो ये अपन ने गुणसूत्र 11 पर स्थित डीएनए लिया है। अगर अपन डीएनए में देखें तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन क्षारक है GAG, ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन है। और G के सामने अपन जानते हैं C आता है साइटोसिन, A के सामने T आता है थाइमिन। ठीक है, लेकिन अब देखो उत्परिवर्तन में क्या हुआ, इसी भाग में G के स्थान पर G रह गया, लेकिन जहाँ A था वहां पर T आ गया। तो यहाँ नीचे वाले भाग में क्या हुआ, डीएनए के जो पूरक रज्जु उस पर जहाँ पर T था वहां पर A आ जाएगा। अब इससे फर्क क्या होगा, इससे फर्क ये होगा कि जो आरएनए बनेगा
उस आरएनए में देखो जी के सामने सी के सामने जी आ गया, टी के सामने ए आ गया, ठीक है, और यहाँ सी के सामने भी वापस जी, यहाँ पर जी आ गया। लेकिन उत्परिवर्तन से क्या हो गया कि यहाँ तो जी का जी रह गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर यू आ गया। अब इससे फर्क क्या होगा कि अगर जो हीमोग्लोबिन इससे बनेगा उसका छठा एमिनो अम्ल है बीटा श्रृंखला का, वो ग्लूटामिक अम्ल होगा। लेकिन इसके कारण जो हीमोग्लोबिन की अल्फा श्रृंखला है, बीटा श्रृंखला है, उसका छठा अमीनो अम्ल वेलिन हो जाता है। मतलब केवल एक अमीनो अम्ल चेंज हुआ, ये होता तो ग्लूटामिक अम्ल होता और ये होने पर वेलिन हो जाता है। इससे फर्क क्या होगा कि अगर यहाँ पर GAG हुआ तो RBC गोलाकार होगी, उभयावतल होगी, यानी सामान्य RBC होगी। लेकिन GUG कारण जो वेलिन आ जाता है उससे कारण RBC हंसियाकार हो जाती है, सिकल के आकार की हो जाती है। इसी कारण इस विकार का नाम रखा हंसियाकार कोशिका रक्ताल्पता। तो अब देखिए, अगर उस व्यक्ति में दोनों HbA जीन है तो व्यक्ति सामान्य होगा, उसमें सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। लेकिन दोनों जीन HbS हो जाए तो ऐसा व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया के कारण मृत ही पैदा होता है, ऐसा बालक मृत ही पैदा होता है। लेकिन अगर उसमें एक जीन HbA है और एक जीन HbS है तो उसकी आधी RBC तो वर्तुलाकार होगी और आधी RBC हंसियाकार होगी। इस कारण ऐसा व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित भी होगा और साथ में यह रोगवाहक भी होगा, यानी अपने इस HbS जीन को अपनी संतान में वंशागत करेगा। अच्छा, अब ध्यान रखना, जिसमें सिकल सेल एनीमिया होता है उनमें मलेरिया रोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मलेरिया रोग है वो हंसियाकार, जो मलेरिया रोग का परजीवी है पैरामीशियम ये प्लाज्मोडियम, यह हंसियाकार कोशिका में संक्रमण नहीं कर सकता है। अब अगला विकार पढ़ते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया या फेनिल कीटोनमेट। ये गुणसूत्र 12 पर स्थित फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाने वाले जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। यानी गुणसूत्र 12 पर जो जीन है, अगर इसमें उत्परिवर्तन नहीं हुआ तो ये एंजाइम बनेगा। कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। और ये एंजाइम क्या करेगा? फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में चेंज कर देगा। लेकिन अगर इस जीन में उत्परिवर्तन हो गया तो इस कारण फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण नहीं होगा, तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में चेंज नहीं होगा, तो ये फिनाइल एलानिन रक्त में संचित होना शुरू हो जाएगा, जिससे कारण ऐसे व्यक्ति की त्वचा पीली हो जाती है। और अगर ये फिनाइल एलानिन मस्तिष्क में संचित हो जाए तो उसमें जड़ बुद्धिता आ जाती है। और फिनाइल एलानिन है ये वक्रों द्वारा अवशोषित नहीं होता है, इस कारण ये मूत्र के साथ उत्सर्जित भी होता है। इस कारण ऐसे व्यक्ति के मूत्र का रंग पीला हो जाता है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन, इस पाठ का लास्ट टॉपिक, लिंग संलग्न वंशागति। देखिए, अपन जानते हैं जो लिंग गुणसूत्र है ये लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, लेकिन ध्यान रखना लिंग निर्धारण के अतिरिक्त इन पर कुछ कायिक लक्षणों का नियंत्रण करने वाले जीन भी पाए जाते हैं। इसका मतलब कुछ कायिक लक्षण ऐसे भी है जिनकी वंशागति कायिक गुणसूत्रों के साथ ना होकर लिंग गुणसूत्रों के साथ होती है। इस घटना को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं और ऐसे लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। अच्छा, अब ये लिंग गुणसूत्र X और Y 2 होते हैं, तो ये जो लिंग संलग्न जीन है वो X गुणसूत्र भी हो सकते हैं और Y पर भी हो सकते हैं। अब अगर X गुणसूत्र पर हुए तो इन लक्षणों का जो वंशागति है, अभिव्यक्ति है, वो नर और मादा दोनों में हो सकती है, क्योंकि अपन जानते हैं नर में भी X गुणसूत्र होता है और Y में भी होता है। ठीक है, ऐसी वंशागति को क्रिस क्रॉस या आडी और तिरछी वंशागति भी कहते हैं। क्रिस क्रॉस वंशागति कब कहेंगे? जिन लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति X गुणसूत्रों द्वारा होती है, यानी ये नर से मादा और मादा से वापस नर में वंशागत हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए लिंग संलग्न वंशागति के कुछ प्रमुख लक्षण हैं, वो है वर्णांता और हीमोफीलिया। पहले अपन वर्णांता पढ़ते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा वर्ण धन अंधता, यानी वर्ण का मतलब रंग में,
अंधे हो जाते हैं, रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, जिनमें वर्णांतता पाई जाती है। अच्छा, ये वर्णांतता अलग अलग रंगों के प्रति होती है, लेकिन जो सबसे सामान्य वर्णांतता मिलती है वो लाल व हरे रंग के प्रति होती है। यानी ऐसा व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। अब ये ध्यान रखनी है, जो वर्णांतता है ये एक्स गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले अप्रभावी जीन के कारण होती है। यानी वर्णांतता पैदा करने वाला जीन, पहली बात ध्यान रखिए, अप्रभावी होता है और एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। और अगर ये अप्रभावी जीन संतान में चला जाए तो उसकी जो आंखें, उनमें रंगा कोशिका में शंकु का निर्माण नहीं होगा, जिसके कारण वो रंग में अंतर नहीं कर पाता है। अब अगर देखिए उस व्यक्ति में मादा में दोनों एक्स है और उस पर वर्णांतता वाला जीन नहीं है, तो ये सामान्य मादा होगी। लेकिन एक एक्स पर तो वर्णांतता पैदा करने वाला अप्रभावी जीन नहीं है, मतलब प्रभावी जीन है इस पर, और दूसरी पर ये जो अपन ऊपर डैश बनाया है, लाइन खींची छोटी सी एक्स पर, ये वर्णांतता पैदा करने वाला जीन है, अप्रभावी जीन है। तो ऐसी मादा में रोग तो नहीं होगा, लेकिन रोग वाहक होगी। यानी इस एक्स गुणसूत्र के द्वारा इस जीन को आगे वाली संतान वंशागत करेगी। अब रोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस एक्स पर उसका प्रभावी जीन उपस्थित है। और अगर दोनों एक्स गुणसूत्रों पर अगर वो अप्रभावी जीन आ गया तो फिर ऐसी कंडीशन में मादा रोगी हो जाएगी, यानी उसमें भी वर्णांतता होगी। अच्छा, इसी प्रकार नर में एक एक्स और एक वाई है और उस एक्स पर वर्णांतता वाला जीन नहीं है, तो ऐसा नर सामान्य होगा। और उस एक्स पर वर्णांतता पैदा करने वाला जीन है, तो ऐसा नर रोगी होगा। इसका मतलब नर या तो सामान्य या रोगी होता है, लेकिन मादा सामान्य भी हो सकती है, रोगवाहक भी हो सकती है और रोगी भी हो सकती है। एक उदाहरण देखते हैं अपन, जिसमें अपन ने सामान्य स्त्री ली है, यानी एक्स एक्स है, और उसका विवाह मान लो वर्णांत पुरुष से हो रहा है, जिसमें एक्स गुणसूत्र पर वह वर्णांतता पैदा करने वाला जीन है। तो इसकी देखो संतान में क्या होगा कि मादा के सभी अंडाणु अपन देख रहे हैं स्वस्थ है, यानी इनके एक्स गुणसूत्र पर वर्णांतता पैदा करने वाला जीन नहीं है। लेकिन नर के जिन शुक्राणुओं पर एक्स गुणसूत्र है, उनमें वर्णांतता पैदा करने वाला जीन होगा। तो अब देखिए, ये जो शुक्राणु है, ये अगर इस एक्स अंडाणु से निषेचन करेगा तो एक्स एक्स डैश यानी बनेगी पुत्री, लेकिन ये कैसी होगी? रोग वाहक पुत्री होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर ये एक्स डैश इस एक्स से कर दिया तो यहाँ भी एक्स एक्स डैश के कारण रोग वाहक पुत्री होगी। लेकिन वाई गुणसूत्र अगर इन दोनों से निषेचन करेगा तो ये जीन संतान में जाएगा नहीं और उसके पुत्र सामान्य होंगे, यानी इसकी सभी पुत्रियां रोगवाहक होगी और सभी पुत्र सामान्य होंगे। अब अगर इस रोगवाहक पुत्री है, मादा है, इसका विवाह सामान्य नर से हो जाए तो मादा के आधे अंडों में तो रोग पैदा करने वाला जीन होगा और आधे सामान्य होंगे, लेकिन नर के सभी शुक्राणु सामान्य है। तो अब अगर देखें अपन, मादा का जो ये अंडा है, इसका निषेचन अगर इस एक्स शुक्राणु से हो गया तो रोगवाहक पुत्री होगी, और इसका अगर इस वाई शुक्राणु से हो गया तो रोगी पुत्र होगा। लेकिन इसका चाहे इस एक्स से हो चाहे इस वाई से हो, पुत्री भी सामान्य होगी और पुत्र भी सामान्य होगा। इसका मतलब पुत्री हुई तो 50% चांस है कि वो रोगवाहक होगी और 50% चांस है कि वो सामान्य होगी, और पुत्र हुआ तो 50% चांस है कि वो रोगी होगा और 50% चांस है कि वो सामान्य होगा। तो इस प्रकार ये डायग्राम कृष क्रश वंशागति को दर्शा रहा। देखो, पिता से यानी पुरुष से उसकी पुत्रियों में गया और उनकी पुत्रियों से उनकी पुत्रियां या उनके पुत्र में गया। तो इस प्रकार की वंशागति कृष क्रश वंशागति कहलाती है। दूसरा, हीमोफीलिया रोग वर्णांतता के बिल्कुल सामान्य है, बस लक्षण इसका अलग है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, बाकी वर्णांतता के समान ही इसका हीमोफीलिया का जीन भी एक्स गुणसूत्रों पर ही पाया जाता है। तो इसमें भी सेम यही केस मिलते हैं, यानी मादा सामान्य हो सकती है, रोगवाहक और रोगी, और नर सामान्य और रोगी हो सकता है। तो ये अपना अध्याय 36 अपने पूरा किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।